हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर का चैप्टर फर्स्ट। उसका हमने फर्स्ट पोर्शन जो है पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पादप प्रजनन क्या होता है उसकी डेफिनेशन, पादप प्रजनन के क्या उद्देश्य हैं वो हमने पढ़े, और पादप प्रजनन की क्रियाएं कैसे कैसे की जाती है, कौन कौन से कारक हैं वो हमने सब पढ़े हैं। अब जो पादप प्रजनन के विभिन्न भाग हैं जो विविधता बढ़ाने वाले हैं, उन सबको हम डिटेल से पढ़ने वाले थे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन, देखो आपने इंग्लिश में ये वर्ड जरूर सुना होगा, डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन को साधारणतः हिंदी में हम कहते हैं घरेलूकरण करना। आप जो पालतू जानवर या आप जो जानवरों को हम पालते हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, हम उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। तो वास्तव में पालना क्या होता है, हम उन्हें अपने हिसाब से, हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से उनको व्यवस्थित करते हैं, उनके सारे क्रियाकलाप करते हैं। तो वो कंसेप्ट कुछ यहाँ फसलों पर लागू होता है। बहुत सारी फसलें जो है वो जंगलों में या बाहरी क्षेत्रों में यूं ही हो रही होती है, अपने निश्चित समय में प्राकृतिक रूप से, नेचुरली सब कुछ उसमें सारी प्रोसेस हो रही होती है। तो वो प्रजातियां जो है वो वाइल्ड क्रॉप्स कहलाती है, जंगली प्रजातियां कहलाती है। और अगर हम उन जंगली प्रजातियों को हमारे प्रबंधन में, हमारे मैनेजमेंट में, हमारे तरीके से एक निश्चित सीक्वेंस में अगर हम उसे बो रहे हैं, उसका फसलीकरण कर रहे हैं, तो उसे ग्राम्यन कहते हैं या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। बहुत आसान सा है, आप जंगली प्रजातियों को अपने हिसाब से उनको बो रहे हो, अपने तरीके से उनको ढाल रहे हो, ह्यूमन मैनेजमेंट में उसे ला रहे हो, तो उसे हम ग्राम्यन कहते हैं। या और भी सरल भाषा में हम कहें तो जंगली पौधों को फसल के लिए उगाना, फसल हम अपने हिसाब से फसल के लिए बोना ही ग्राम्यन कहलाता है। मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ही क्या कहते हैं, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। जंगली प्रजातियां हैं, उन्हें हमने अपने हिसाब से उसको अपने मैनेजमेंट के अंदर डोमेस्टिकेट किया। यानी कि जंगली, आप सोचो गेहूं की फसल क्या जंगलों में नहीं होती? बिल्कुल होती होगी। गेहूं के दाने होंगे, वो बिखरे हुए होंगे अपने हिसाब से, नेचर में अपने आप वो बड़े हो रहे हैं, अपने आप उनको खाद मिल रही है, बरसात से अपने आप उनकी सिंचाई हो रही है, और फिर वो बीज दे रहे हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर से बीज ज़मीन में गिरे हुए हैं, फिर अपने हिसाब से नया मौसम प्राप्त करके फिर से वो बड़े हुए होते हैं। लेकिन हम जो फसल करते हैं उसमें हमें उन ऋतुओं का, उन सब का ध्यान रखना होता है कि इस समय गेहूँ बोया जाता है, उस समय हम गेहूँ को खेत साफ करके उसमें बोते हैं, उसके बाद उसमें खाद डालते हैं, उसके बाद हम अपने हिसाब से उसमें सिंचाई करते हैं, और उसके बाद में अपने हिसाब से उसे हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम फिर से जो है हम वो प्रोसेस दोहराते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जंगली प्रजातियों में सब कार्य नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, लेकिन फसल में ये सब प्राकृतिक रूप से नहीं हो रहा है। ये सारा काम हमारी देखरेख में हो रहा है, ह्यूमन के मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है। तो ह्यूमन मैनेजमेंट में अगर जंगली प्रजातियों को हम ला रहे हैं, वाइल्ड क्रॉप्स जंगली प्रजातियों को अगर हम ह्यूमन मैनेजमेंट में, हमारे मैनेजमेंट में ला रहे हैं, तो उसे ही ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, जंगली प्रजातियों को आप खेती के लिए उगा रहे हो, बो रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, ग्राम्यन कहते हैं। ग्राम्यन का फायदा क्या क्या है? पहली चीज़ तो ग्राम्यन जो है सबसे पहली अवस्था है। अगर फसल की बात करें, पादप प्रजनन में हम जो फसल ला रहे हैं उसकी सबसे पहली अवस्था यही है। इतिहास की अगर सबसे पहली अवस्था देखा जाए फसल के क्षेत्र में, तो सबसे पहली अवस्था पादप प्रजनन की ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन ही है। आज से लगभग 7 से 11 हज़ार साल पहले जो है, जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया था, तब ये अवस्थाएं प्रारंभ हुई थी, ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन। उन्होंने उन जंगली प्रजातियों को बोना शुरू किया, अपने मैनेजमेंट के हिसाब से उन्हें बोना शुरू किया, वो ग्राम्यन या डोमेस्टिकेशन था, जो पादप प्रजनन का वास्तव में उस इतिहास का सबसे पहली स्टेज थी, पहली अवस्था थी। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो सेटरिंग थी, बीजों की जो विसरण था वो समाप्त हो गया, विसरण बिल्कुल समाप्त हो गया उससे, या फिर बहुत 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 ही कम हो गया है। विसरण की क्रिया यानी कि बीज प्रकृति में यूं ही फैले हुए हैं, हम ऐसा नहीं करते। हम हमारे मैनेजमेंट में लाते हैं तो हम बीजों को पूरे कलेक्ट करके रखते हैं, और फिर
उनको अपने हिसाब से बो रहे होते हैं। तो उससे क्या हुआ, बीजों की जो सेटरिंग थी, उनका जो विसरण था वो पूर्णतः समाप्त हो गया या लगभग समाप्त हो चुका होता है। एक ये फायदा है। दूसरा फायदा क्या है, फसल पकने की समयावधि जो है उसमें कमी आई है। फसल जो है प्रकृति में उसको पकने में समय लगता है, क्योंकि समय समय पर उसको खाद प्रकृति में मिले या न मिले, उसे सिंचाई बरसात के द्वारा मिले या न मिले, ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसमें समय ज़्यादा लगता था पकने में। लेकिन हम हमारे मैनेजमेंट में लाने के बाद में उस फसल को पकने की, क्योंकि हम बिल्कुल सही समय पर उसमें खाद दे रहे होते हैं, बिल्कुल सही समय पर उसकी सिंचाई कर रहे हैं, उससे उसकी जो समयावधि है पकने की उसमें कमी आई। और हमने पादप प्रजनन के उद्देश्य भी यही पढ़े थे, क्या कि एक तो उसका विसरण ना हो, और यहाँ पर भी यही चीज़ हुई। हम देख रहे थे, हमने एक उद्देश्य ये पढ़ा कि फसल जितनी जल्दी पके उतनी बढ़िया है, तो इससे ग्रामीण से ये भी फायदा हुआ, फसल जल्दी पक रही है। इसके अलावा इसमें जो दाने हैं, फसलों के जो दाने होते हैं, उनका आमाप, उनके साइज में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि हम एकदम सही समय पर उनमें खाद और सिंचाई पहुंचा रहे होते हैं। ठीक है, ये इनके 3 फायदे हुए। क्या क्या हुआ, विसरण समाप्त हो गया, समयावधि में कमी आई, और उसकी जो क्वालिटी है, दानों की क्वालिटी, उनके साइज, उसमें वृद्धि हुई है। ये 3 बहुत बड़े फायदे हैं ग्रामीण के। चलिए अब बात करते हैं ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन कैसे होता है, वर्ण कैसे होता है। सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक वर्ण और एक होता है कृत्रिम वर्ण। एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हो रहा है, नेचर द्वारा हो रहा है। आपने डार्विनिज्म पढ़ा होगा, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन ने यही कहा था, प्राकृतिक वर्ण वाला सिद्धांत, तो वो ही यहाँ दोहराना है, वो ही है बिल्कुल। और एक है कृत्रिम वर्ण। चलिए इसे हम सारणी से समझते हैं कि ग्रामीण में, डोमेस्टिकेशन में ये कैसे होता है, ग्रामीण के दौरान वर्ण कैसे काम कर रहा है, प्राकृतिक वर्ण कैसे काम कर रहा है और कृत्रिम वर्ण कैसे काम कर रहा है। पहले बात करते हैं, इनके 4 हम बिंदुओं को पढ़ेंगे, इसमें तुलना करेंगे। पहला है कारक, यानी कि वर्ण कर कौन रहा है। तो बहुत सिंपलता है, प्राकृतिक वर्ण में कारक कौन सा है, जो सिलेक्शन कर रहा है वो प्रकृति खुद है। कौन है कारक, प्रकृति खुद जो है वो फसलों का वर्ण कर रही है। वाइल्ड क्रॉप्स में जो अच्छी है वो जी रही है, जो उस वातावरण के अनुकूल नहीं है वो खत्म हो रही है। नेचर अपने आप उनको सेलेक्ट कर रही है, किससे, जो फिट है। वो हमने पढ़ा भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है वो सर्वाइव कर रहा है। वहाँ सिलेक्शन कौन कर रहा है, प्रकृति कर रही है। लेकिन कृत्रिम में सिलेक्शन कौन कर रहा है, मानव कर रहे हैं, हम मनुष्य सिलेक्शन कर रहे हैं। किस आधार पर, हमने जो वो उद्देश्य पढ़े थे उन उद्देश्यों के आधार पे, हमें ज़्यादा फसल देने वाला है उसका सेलेक्ट किया, विसरण जिसका कम हो उसको सेलेक्ट किया, कम समयावधि में पकने वाले हैं उसको सेलेक्ट किया, उसकी गुणवत्ता में ज़्यादा सुधार हो, गुणवत्ता हो उसमें, अच्छे गुण हो उसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ वर्ण जो हो रहा है, जो सिलेक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, कृत्रिम में, मानव द्वारा हो। कौन से फसलों का, जिसमें हम हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके, ऐसी फसलों का हम चयन कर रहे हैं, ऐसी वाइल्ड क्रॉप्स का हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ कारक की बात करें तो प्राकृतिक वर्ण में प्रकृति वो कारक है जो वर्ण करती है, सेलेक्ट करती है, और कृत्रिम वर्ण में मानव द्वारा होता है। बात करें दूसरा अभिलक्षण, जनन, तो प्राकृतिक जो वर्ण है, प्राकृतिक जो वर्ण है उसमें जनन जो होता है वो रैंडमली होता है। उसकी जितनी भी ज्ञात वहाँ जो स्पीसीज है, किसी फसल की जो जातियां हैं, किसी फसल के जितने भी रूप हैं, सब में हो रहा है। मान लीजिए आप एक किसी प्रजाति की तुलना कीजिए जिसमें लगभग 10 जो है उसकी वैरायटीज़ मौजूद हैं। मान लीजिए इसको आप गेहूं ही समझिए, गेहूं की जो है जंगली प्रजातियां, प्रकृति में 10 प्रकार की जंगली प्रजातियां हैं। तो प्राकृतिक वर्ण में किसी तरह का कोई हम सेलेक्ट करके ये काम कर नहीं रहे, रैंडमली ये सारा काम होता है, यादृच्छिक रूप से हो रहा है। तो श्योर है जनन इन सभी प्रजातियों में आपस में होगा, सभी में क्रॉस होगा, किसी भी तरीके से ये क्रॉस संभव है। यानी कि जितनी भी समष्टियां हैं उन सभी समष्टियों में इनका क्या होगा, प्रजनन होगा। लेकिन कृत्रिम वर्ण में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कृत्रिम में तो हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हो और हम उन प्रजातियों के बीच में ही प्रजनन करवा रहे हैं जिसे हम श्रेष्ठ मान रहे हैं हमारे उद्देश्य के हिसाब से। यानी कि इसी में हम वास्तव में क्या कर रहे हैं,
एक दो को सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए 2 गेहूं की प्रजातियां हमें बहुत अच्छी लगी, उनकी गुणवत्ता भी ज़्यादा थी, उपज भी ज़्यादा थी, तो हमने केवल इनके बीच में प्रजनन करवाया। ठीक है, तो दूसरा बड़ा अंतर ये हो गया कि जनन प्राकृतिक वर्ण में रैंडमली सभी प्रजातियों में उसकी जितनी भी उसकी ज्ञात वैरायटीज है सभी में होता है, लेकिन कृत्रिम वर्ण में ऐसा नहीं होता। हम हमारी ऐच्छिक जो जातियां हैं हम उन वैरायटीज के बीच में ही जो है वर्ण करवाते हैं, संकरण या जनन करवाते हैं। तीसरी बात, अनुकूलन की बात करें, अडप्टेशन किसका ज़्यादा होगा, अनुकूलन किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्राकृतिक वर्ण में जितनी भी प्राकृतिक जातियाँ ये जो हमने जैसे डिस्कस किया है उन सभी का अनुकूलन जो है वो बढ़ता है। अनुकूलन क्या होता है, बढ़ता है सभी जात ज्ञातियों में, सभी वैरायटीज़ में, क्योंकि उनकी वैरायटी ये जो विभिन्नता है वो सभी में जनन होने की वजह से बनी ही रहती है, इसमें कोई कमी नहीं आती। इस वजह से उनमें अनुकूलन भी बढ़ता है। लेकिन कृत्रिम वर्ण में ऐसा नहीं है। कृत्रिम वर्ण में इसका जिसका हमने सेलेक्ट किया है उसका अनुकूलन तो बढ़ेगा, ये मैंने तीर का निशान ऊपर कर दिया, इसका अनुकूलन तो बढ़ेगा जिसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो जैसे यहाँ 2 हमने सेलेक्ट की, बाकी 8 का क्या होगा, यहाँ जो शेष रह गई उनका क्या होगा, उनके अनुकूलन में कमी आएगी। तो आपने जिनको छोड़ा है, जिसका आपने सेलेक्ट नहीं किया है, उनमें धीरे धीरे अनुकूलन कम होने लग जाएगा, वो समाप्ति की ओर जाएगी। लेकिन यहाँ सभी वाइल्ड क्रॉप्स जो है वो अपने अपने हिसाब से अनुकूलित होती जाएगी। ये इनका सबसे अच्छा कैरेक्टर है प्राकृतिक वर्ण का। इसी तरह बात करें विविधता की, ये जो डाइवर्सिटी है क्या बनी रहेगी प्राकृतिक में और कृत्रिम में। तो देखो प्राकृतिक वर्ण में डाइवर्सिटी का मतलब, विविधता का मतलब होता है एक जाति की कितनी वैरायटीज वहाँ मौजूद है। यहाँ जैसे हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 के 10 में आपस में प्रजनन हो रहा है, 10 की 10 अनुकूलित हो रही है, तो श्योर है विविधता क्या होगी, प्राकृतिक वर्ण में बढ़ेगी, क्योंकि ये ऐसे कैसे बने हुए हैं 10 के 10, इसमें कोई कमी नहीं हुई, तो विविधता बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन कृत्रिम सिलेक्शन, ये जो मानव द्वारा सिलेक्शन हो रहा है, कृत्रिम वर्ण जो हो रहा है, उसमें हमने केवल कुछ प्रजातियों को, कुछ वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया है, उन वैरायटीज़ में कुछ में ही अनुकूलन विकसित हो रहा है, बाकी में अनुकूलन विकसित हो नहीं रहा। तो इसका मतलब जातियां धीरे धीरे वाइल्ड वाली जो है विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त होगी तो बची अपने पास कुछ ही, जब कुछ ही बची तो विविधता में क्या हो गई, कमी। 10 में से यहाँ कितनी बची, मान लीजिए 1 ही बची, तो विविधता तो खत्म हो गई ना, समाप्त हो गई। तो ये बड़ा अंतर है ग्रामीण के दौरान सिलेक्शन, कौन कौन से सिलेक्शन में, प्राकृतिक वर्ण में और कृत्रिम वर्ण में। प्राकृतिक वर्ण में कारक प्रकृति होता है, जनन इसमें हर संभव वैरायटीज में होता है, उनमें सभी में अनुकूलन बढ़ता है और विविधता भी बढ़ती है। लेकिन कृत्रिम वर्ण जो मानव कर रहा है उसमें निश्चित प्रजातियों को, जो हमारे उद्देश्यों को पूरी कर रही होती है, उनको सेलेक्ट करते हैं। उनको सेलेक्ट करेंगे तो श्योर है अनुकूलन में और विविधता में कमी आएगी। अनुकूलन केवल एक का बढ़ेगा जिसको आपने सेलेक्ट किया है, बाकी के अनुकूलन में कमी आती है। इसी वजह से विविधता में क्या आएगी, कमी आ जाएगी, विविधता घटेगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण। ग्रामीण बहुत सिंपल है, आसान सा है। जंगली प्रजातियों को आपको खेती करना है तो वही ग्रामीण है। इसके फायदे क्या है, आपको विसरण समाप्त हो जाएगा, इससे फसल पकने की समयावधि जो है उसमें कमी आएगी और दानों का अमापिया, यूँ कह सकते हैं, गुणवत्ता और उसके आकार उपज में वृद्धि होगी, जो 2 प्रकार का होता है। प्राकृतिक वर्ण के दौरान, ग्रामीण के दौरान वर्ण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। और हमने डिस्कस किया प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।